अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू कंटेंट नर्सिंग प्रोसेस। इसके हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए थे। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। लास्ट लेक्चर में हमने इसका टॉपिक पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद हमारी चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपकी जो बुक है कोजियर की, वहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। ठीक है। लेकिन हमारा जो पोर्शन होगा जस्ट वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला हम करेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसके फैक्टर्स, स्किल्स वगैरह जो जो इसमें आपका कंटेंट में इंक्लूड होगा, ऑब्जेक्टिव्स, तो हमने वही पार्ट यहाँ से करना है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल हायर लेवल थिंकिंग। ठीक है। ये थिंकिंग की एक टाइप है जिसमें हम हायर लेवल की थिंकिंग करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को एग्जामिन कर सकें। ठीक है। ये इसके दो बेसिक पर्पसेस होते हैं। और हमारा जो बेसिक गोल होता है क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करने का, वो यही होता है कि हमने बेस्ट क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। ठीक है। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद जो क्लिनिकल रीजनिंग है, ये हमारा पोर्शन नहीं है कंटेंट में, लेकिन हम इसको डिफाइन करेंगे जस्ट। और इसके आगे दो टाइप्स दी होंगी रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। जस्ट हम ये इधर से यही करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन हम करते हैं इसकी। रीजनिंग क्या होती है? इट इज़ अ cognitive process that uses thinking strategies to gather and analyze client information, evaluate the relevance of the information and decide on possible nursing actions। ठीक है। बेसिकली जो रीजनिंग है, अब आपको इसके नाम से शो हो रहा होगा कि रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक। लॉजिक फाइंड करना। ठीक है। कि हम जो डाटा ले रहे हैं क्लाइंट से, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक क्या है। ठीक है। तो ये कोग्निटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने माइंड को यूज करते हैं और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आगे इसका भी वही लिखा हुआ है, पर्पस टू इम्प्रूव द क्लाइंट फिजियोलॉजिकल एंड साइको सोशल आउटकम्स। ठीक है। हमने पेशेंट की जो आउटकम्स हैं उसको इम्प्रूव करना होता है। तो हमने इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को भी यूज़ करना होता है और क्लिनिकल रीजनिंग को भी यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इसके बाद आगे हम देखें पर्पसेस कौन कौन से होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। तो आपने जस्ट यहाँ से इसको इनलिस्ट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग के जो पर्पसेस हैं, इट इज़ एन असेंशियल स्किल नीडेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट प्रॉब्लम। तो पहला पर्पस क्या है? क्लाइंट की या पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तब हमने करनी होती है यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस टू प्रमोट इफेक्टिव केयर आउटकम्स। ठीक है। जब हमने पढ़ा था, इसका फोर्थ स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस का। तो इसमें हम इंटरवेंशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस स्टेप के अंदर भी हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम पेशेंट की जो आउटकम्स हैं उसको इफेक्टिव बना सकें, उसको प्रमोट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका पर्पस? क्रिटिकल थिंकिंग इट इज़ अ मेटाफोरिकल ब्रिज बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो भी हमने डाटा लिया होता है, जो भी हमने उनसे कलेक्ट किया होता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, उस सब के अंदर हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स हैबिट्स ऑफ द माइंड एंड रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोग्निटिव स्किल्स। ये फिर वही बात आ गई कि इसमें हम अपने माइंड को यूज़ करते हैं, अपनी कोग्निशन स्किल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये जस्ट आपने इधर से इनलिस्ट करनी है। 7 स्किल्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो कि हम यूज़ करते हैं इन नर्सिंग प्रोसेस। पहली क्या है? एनालाइजिंग। उसके बाद अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिमिनेटिंग, इंफॉर्मेशन सीकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रिडिक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज। ठीक है। तो ये 7 स्किल्स हैं जो कि नर्सेज यूज करती हैं इन द नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, अब जो नर्सिस हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को किन किन वेज में अप्लाई कर सकती हैं, किन किन वेज में यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 से 4 वेज लिखे हुए हैं। ये हम पढ़ते हैं। नर्सिस यूज नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। ठीक है। जब नर्सिस ने दूसरी फील्ड्स या दूसरे सब्जेक्ट्स के नॉलेज को अप्लाई करना हो तो तब भी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करती हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है
कि एक पेशेंट है, वो अब नियर टू डेथ है, उसकी जो है ना वो लाइफ एंड होने वाली है, तो उसने उसको जो है ना पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करनी है, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसमें उसको जो है उसके कल्चर का, उसके रिलीजन का नॉलेज होना चाहिए कि उसने उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, उसकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को किस तरह से एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसमें अब वो दूसरे फील्ड का नॉलेज जो है वो यूज़ कर रही है, मतलब कि कल्चरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी होती है, कल्चर की स्टडी होती है, दूसरी फील्ड की जो है उसको यूज़ करके अपनी थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई करेगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, किस में वो यूज़ कर सकती है, नर्सिस डील विद चेंज इन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। ठीक है, जब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तो उसमें भी नर्सिस जो है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करके उस कंडीशन के साथ डील कर सकती है। ठीक है, उस सिचुएशन के साथ डील कर सकती है। उसके बाद क्या है, नर्सिस मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब नर्सिस जो है वो यूज़ करती हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, कि जब नर्सिस ने कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कोई जजमेंट करनी हो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो तब वो यूज़ करती हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और क्लिनिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 से 4 कंडीशंस थी जिनको, जिनके अंदर जो है वो नर्सिस अप्लाई करती हैं अपनी थिंकिंग स्किल्स को। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है, ये भी आपने करना है अच्छे से, पेपर में आ सकता है, 4 सर्कल क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे इसको जो है ना वो मेंशन भी किया हुआ है थ्योरी के साथ, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं इसकी। पहले इसका जो पहला कंपोनेंट क्या है इस मॉडल का, क्रिटिकल थिंकिंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें पर्सन के जो है वो एटीट्यूड्स आ जाते हैं, उसके बिहेवियर्स आ जाते हैं। यहाँ से हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक पर्सन ने अगर अपनी अपने अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले अपने अंदर अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, अपना बिहेवियर लेके आना है, क्रिटिकल थिंकिंग करेक्टर को डेवलप करना है। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स जो है उसको पता होने चाहिए, हाई स्टैंडर्ड्स उसने रखने हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं पर्सन ने जो डेवलप करनी है अपने अंदर, ऑनेस्टी, ठीक है, क्रिएटिविटी, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो पहला स्टेप क्या होता है, अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका कंपोनेंट है मॉडल का, वो क्या है, प्रैक्टिस इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, अब इसके अंदर उसने क्या करना है, इंटेलेक्चुअली मूव करना है, इंटेलेक्चुअली थिंक करना है। ठीक है, पहला क्या था कि उसने अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, अपने करेक्टर में चेंज लाना है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसमें क्या कर रहा है, वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को उसने यूज करना है, ताकि वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए क्रिटिकली थिंक कर सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या होता है इसमें, इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करना। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स को इसने अब इसके अंदर अपने अंदर जो है वो लाना है। इंटरपर्सनल स्किल्स कौन सी होती हैं, ऐसी स्किल्स जो कि वो यूज करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, उसने दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे टीम वर्क करना है। ठीक है, अगर कोई कंफ्लिक्ट आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो उसको उसमें उसने कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स जो है उसने अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्रैक्टिस टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स में क्या आती हैं कि उसने कैसे कंप्यूटर को मैनेज करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। उसके बाद जो भी आईवी लाइंस हैं, मतलब इसमें पेशेंट की जो भी हैंड स्किल्स, हैंड ऑन स्किल्स होती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसमें ये चारों स्किल्स जो हैं वो लेके आनी होती हैं पर्सन ने अपने अंदर, ताकि वो क्रिटिकली थिंक कर सके। ठीक है, ये आपने मॉडल याद करना है। उसके बाद आगे हम देखें तो कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे। क्रिएटिविटी क्या होती है, इट इज़ अ थिंकिंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्रिएटिविटी बेसिकली ये भी एक थिंकिंग की टाइप है, जिसमें पर्सन जो है वो अपनी थिंकिंग के थ्रू जो है वो न्यू आइडियाज डेवलप करता है, सोल्यूशंस लेके आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, न्यू डिसीजंस लेके आता है। तो ये एक हमारे पास टाइप है थिंकिंग की। ठीक है, अब इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट होता है नर्सिस को अगर वो यूज़ करती हैं क्रिएटिविटी को। तो पहला बेनिफिट क्या है, जनरेट मैनी आइडियाज रैपिडली। ठीक है, अगर जो नर्स है, जो भी पर्सन यूज कर रहा है क्रिएटिविटी को, तो उसके यूज करने से क्या होता है कि मैनी आइडियाज डेवलप होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी जनरली फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल। ठीक है, थर्ड पे क्या है, क्रिएट ओरिजिनल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। इसका एक और ये भी एबिलिटी होती है नर्सिस की, अगर वो यूज करती हैं क्रिएटिविटी को, कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है उसके माइंड में आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इवन अंडर प्रेशर। और लास्ट पे क्या है, डिमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअलिटी। ठीक है, क्या आपने अपने माइंड को यूज करते हुए सॉल्यूशंस को क्रिएट करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं क्रिएटिविटी को यूज करने के। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक्निक्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। पहले हमने पढ़ी स्किल्स कौन कौन सी होती हैं और उन स्किल्स का जो है वो कब कब वो यूज़ कर सकती हैं नर्सिस, किन किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे है टेक्निक्स, ठीक है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे दी हुई है तकरीबन 6 से 7 हैं, पहले इसको हम इनलिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली टेक्निक क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, मेकिंग वैलिड इन्फ्रेंसेस, डिफ्रेंशिएटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस, ठीक है, इवेलुएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। उसके बाद क्या है, क्लेरिफाइंग कंसेप्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एजम्पशंस, ठीक है। तो ये तकरीबन 6 से 7 टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। अब पहली जो टेक्निक है वो एक्सप्लेन की हुई है, क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ क्वेश्चंस को अप्लाई क्यों करते हैं, ताकि हम उस सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकें, उसकी सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब जो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस डेवलप करते हैं, फिर हम वो अपने माइंड में लेके आते हैं, उनके आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को डील कर सकें, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या होती है, इट इज अ टेक्निक वन कैन यूज टू लुक बेनिथ द सरफेस। मतलब इसमें हम डीपली जो है वो स्टडी करते हैं उस सिचुएशन के बारे में, ताकि हम उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें और डिसीजन ले सकें, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सोक्रेटिक क्वेश्चंस। इसमें जो भी सिचुएशन हमारे पास डिवेल्प हुई है उस सिचुएशन के बारे में हम क्वेश्चन जनरेट करते हैं और वन बाय वन उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में लेके आते हैं, उनके आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि हम उस सिचुएशन के साथ डील कर सकें। तो ये जस्ट आपने रीड करने हैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरह से हमने करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे हमने पढ़ा रीजनिंग, क्लिनिकल रीजनिंग, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये आपने पहले पढ़ी भी होंगी। इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली क्या होती है, इसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। इसमें हम जनरलाइज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, मतलब हमने कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की है, कोई भी फैक्ट्स देखे हैं, उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हम मूव करते हैं जनरलाइज स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, ये इसके ऑपोजिट है, मतलब इसमें हम जाते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपने जस्ट यहाँ से इसका एमसीक्यू याद करना है, या इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्किल, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, इसमें ना जस्ट एक को एक्सप्लेन किया हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया, क्रिटिकल एनालिसिस को, ठीक है। बाकी आपने वही इंलिस्ट करनी है टेक्निक्स जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। आगे इसका अलग से टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, उसको हम नर्सिंग अब प्रैक्टिस में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग प्रैक्टिस में हमने क्या करना है कि जो नर्सिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था उसकी 5 फेजेस हमने पढ़ी। पहले हमने इसको डिफाइन किया था, वो क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक, एक रेशनल मेथड है जिसमें हम पर्सन को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके जो 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, इन 5 फेजेस के अंदर हम नर्सिंग प्रोसेस के जो ये 5 फेजेस हैं उन सब में हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अपनी थिंकिंग को यूज करते हुए हर स्टेप को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, एक अलग से टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अलग से एक टॉपिक है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक अलग से टॉपिक है, इसी तरह जो क्लिनिकल रीजनिंग है वो एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग से एक्सप्लेन करना है। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, आगे हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है, ये भी एक मेंटल एक्टिविटी है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी सिचुएशन को डील करते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है इसके भी आगे फर्दर डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, पहली अप्रोच है ट्रायल एंड एरर, उसके बाद इंट्यूशन और थर्ड पे है रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। तो ये तीनों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रायल एंड एरर। अब इसके नाम से शो हो रहा होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें मल्टीपल जो है वो उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ठीक है, और तब तक हम करते रहते हैं जब तक हमें कोई ना कोई उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, नंबर ऑफ अप्रोचेस को ट्राई करते हैं, ठीक है, अनटिल अ सोल्यूशन इज फाउंड। लेकिन अब इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है।
ये आपने याद करना है। उसके बाद जो सेकंड इसका है, इसकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है, ये आपने सुना होगा, इसका इसका दूसरा नाम है सिक्स सेंस, ठीक है। सिक्स सेंस भी कहते हैं, हंच या फिर गट फीलिंग। जैसे कोई ना कोई भी हमारे पास सिचुएशन आ गई है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो कि फौरन जज करता है कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। उसको ये जो है ना गट फीलिंग आती है कि हाँ इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो गेस करता है, ठीक है, सोल्यूशन को गेस करता है। तो ये फॉर्म ऑफ गेसिंग भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसका ये होता है कि जब एक पर्सन जो है उसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तब वो जो है इस अप्रोच को यूज कर सकता है। जैसे कि अब एक नर्स है, उसको 4 से 5 साल हो गए हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हुए, एक स्पेसिफिक सेटिंग में काम करते हुए। तो वहां पे कोई भी अगर पेशेंट सिक हो जाता है, उसको फौरन जो है वो पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो सिक हो रहा है, इसकी ये कंडीशन डेवलप हो गई है, इसके हम ये इसके ऊपर हम ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जज करी होती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करी होती है, अपनी जो है वो जजमेंट करी होती है, ठीक है। तो ये जो इंट्यूशन का जो मेथड है वो आता है एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अप्रोच होती है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, रिसर्च प्रोसेस। अभी आपको पता है जो रिसर्च प्रोसेस है वो एक लॉजिकल मेथड है, लॉजिकल वे है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसमें हम एक डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिसर्च का मतलब ही ये है कि सर्च करना, फाइंड करना, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना, कुछ नई चीज को क्रिएट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 अप्रोचेस थी जो कि हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। आगे जो अगला टॉपिक है इसका वो क्या है, एटीट्यूड्स दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। पहले हमने पढ़ी स्किल्स, फिर हमने पढ़ी टेक्निक्स, अब हम पढ़ते हैं ऐसी कौन कौन सी एटीट्यूड्स हैं जो कि एक पर्सन को अपने अंदर डिवेल्प करने चाहिए अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना चाहता है, ठीक है। तो अब वो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी एटीट्यूड्स हैं। पहले इसको इनलिस्ट करें तो पहला क्या है एटीट्यूड, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। उसके बाद फेयर माइंडेडनेस, थर्ड पे क्या है इंसाइट, उसके बाद इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, इंटेलेक्चुअल करेज, इंटेग्रिटी, परसिवरेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी, ठीक है। ये सारी जो हमारे पास है ना एटीट्यूड्स, वो डेवलप होने चाहिए एक पर्सन के अंदर जो कि अपने आप को क्रिटिकल थिंकर जो है वो कहना चाहता है या डेवलप करना चाहता है अपनी अंदर स्किल्स को, ठीक है। तो पहली क्या है इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है वो ये चाहता है कि उसने क्रिटिकली थिंक करना है तो वो इंडिपेंडेंटली थिंक करे, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट जो है वो अपनी जो है ना आइडियाज को माइंड में लाए, वाइड रेंज ऑफ आइडियाज उसके होने चाहिए, ठीक है। वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करे, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज डेवलप करे, इंडिपेंडेंटली जो है वो चीज़ों को लर्न करे, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास होता है एटीट्यूड, इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, फेयर माइंडेडनेस, ठीक है। उसने फेयर माइंडेड रहना है, उसने जजमेंट्स को जो है वो नहीं करना, फेयर फेयर जजमेंट करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक की बेस पे, किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बेस पे उसने किसी पर्सन को जज कर लिया, किसी सिचुएशन को जज कर लिया, ठीक है। इससे उसे अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसने पर्सनल या कोई भी ऐसी बाइसिस को जो है वो अपनी उसमें नहीं लेके आना, ठीक है, उसने फेयर रहना है। उसके बाद थर्ड पे क्या है इंसाइट इनटू इगोसेंट्रिसिटी। अब इगोसेंट्रिसिटी क्या होता है कि अपने बारे में सोचना जस्ट, ठीक है, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के जो भी आइडियाज हैं उनकी रिस्पेक्ट ना करना। तो अगर एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो ये चाहता है कि उसने क्रिटिकल थिंकिंग को स्किल्स को यूज करना है तो वो इगोसेंट्रिसिटी को उसने अवॉइड करना है, ठीक है। उसने दूसरों की जो जो भी कहते हैं कि आप ये कह लें उसकी जो विशेस होती है, दूसरों की जो आइडियाज हैं उनको भी आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उनकी जो भी जजमेंट्स है उसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे क्या है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ये होती है कि आप जो है ना वो अपने नॉलेज को जस्ट लिमिट ना कर लें किसी स्पेसिफिक सिचुएशन तक, आप जो है वो सीख करें, नई नई इन्फॉर्मेशन को फाइंड करें, ठीक है, उसको गेन करें ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो और आप जो है ना मैक्सिमम जो है वो अपनी थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे क्या है इंटेलेक्चुअल करेज। आपके अंदर जो है वो करेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज को गेन करने का, न्यू आइडियाज को जनरेट करने का, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में क्या होता है कि आपने जो पर्सन जिसने अपना वो अपने अंदर डेवलप करनी है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, उसके अंदर ये होना चाहिए कि अब उसने डिफरेंट जो है ना वो क्वेश्चंस जनरेट करने हैं। अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसे सिचुएशन डेवलप हो गया तो वो उसके बारे में सर्च करे, ठीक है, उसके बारे में जो है आगे फर्दर नॉलेज सीख करे, ठीक है, ताकि वो उसके बारे में फर्दर जो है वो नॉलेज गेन करने के बाद अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज कर सके उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है परसिवरेंस। परसिवरेंस ये होता है कि जैसे अब कोई भी सिचुएशन आ गई है, उसको बड़ी मुश्किल लग रहा है उसके उसका जो है ना सोल्यूशन फाइंड करना, कोई भी
प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो उसने उसको जो है वहां पे एंड नहीं कर देना, मतलब उसने अपना जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, ताकि वो सॉल्यूशंस को है वो फाइंड आउट कर सके, एंड तक पहुंच सके और इस इशू को रिजोल्व कर सके, ठीक है। द नर्स नीड्स टू कंटिन्यू टू एड्रेस द इशू अंटिल इट इज रिजोल्व, ठीक है। तो इसमें आ जाती है कंसिस्टेंसी, इसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस, ये आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को अगर आपने यूज करना है किसी भी सिचुएशन में, तो आपने अपने अंदर अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आप इसको कर लोगे, आप किसी भी सिचुएशन को डील कर लोगे, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूरियोसिटी, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग का माइंड होता है, जो क्रिटिकल थिंक कर रहा होता है, उसके अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है, उसने उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस उसने माइंड में सोचे होते हैं कि उसने किस तरह से अपने उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, तो ये उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे थे एटीट्यूड्स जो कि डेवलप होने चाहिए क्रिटिकल थिंकर के अंदर, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक था। आगे जो पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट होता है क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, जो कि हमारे कंटेंट में नहीं है, हमारा जस्ट यहाँ तक था इसका पोर्शन, ठीक है। तो अगर इसको समराइज करें, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अभी तक, पहले हमने डिफाइन किया क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आपके पर्पजेस क्या क्या होते हैं, 3 से 4 आपने यहाँ से इनलिस्ट कर लेने हैं। उसके बाद 7 स्किल्स हमने इनलिस्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस किस सिचुएशन में किन किन वेज में जो नर्सेज हैं वो यूज करती हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, ठीक है। फिर हमने ये मॉडल देखा, इसके 4 कंपोनेंट्स आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद ये डेफिनेशंस थी कुछ, ठीक है। आगे टेक्निक्स हमने पढ़ी, और उसके बाद लास्ट पे हमने पढ़े कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं जो कि डेवलप करने चाहिए एक क्रिटिकल थिंकर को, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर मैं आपको कंटेंट से दिखाऊं तो ये जो पूरा चैप्टर था हमारा नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट यूनिट, वो कंप्लीट आज हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में टॉप अपना अगला यूनिट नर्सिंग प्रोसेस के बाद जो आता है आपका बुक से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।